So hello friends, welcome to the fourth lecture of Principle of Inheritance and Variation. And friends, today in this lecture, we will continue with the inheritance of one gene. Okay, as you know friends, previous lecture में हमने inheritance of one gene ये topic start किया था. Okay, and friends last lecture में monohybrid cross क्या होता है and figure 5.4 जो यहाँ पे साइड में given है उसकी हमने detailed study की. ओके नाउ फ्रेंड्स इन दिस लेक्चर हम टेस्ट क्रॉस के बारे में और बैक क्रॉस क्या होता है ओके उन सब की यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. विद दैट फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इस पे प्रीवियस ईयर में और कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे गए हैं ओके वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस दैट द रिसेसिव पैरेंटल ट्राइट is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other, and only one allele is transmitted to a gamete. फ्रेंड अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये पॉइंट तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि F2 जनरेशन में फ्रेंड्स हमने रिसेसिव कैरेक्टर में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं देखी. यानी F2 जनरेशन में फ्रेंड्स जो ड्रॉप प्लांट था वो पूरी तरह से एकदम प्योर ड्रॉप था, उसकी हाइट इन बिटवीन नहीं थी. और जो टॉल प्लांट थे वो भी फ्रेंड्स कंप्लीटली टॉल थे, उनमें भी आपको इन बिटवीन हाइट नजर नहीं आई. दैट मीन्स F2 जनरेशन में फ्रेंड्स किसी भी ट्राइड की कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है. ओके इससे हमें समझ में क्या आता है कि F2 जनरेशन किससे प्रोड्यूस हुआ F1 जनरेशन में. ओके और F1 जनरेशन फ्रेंड्स किससे प्रोड्यूस हुई एक टॉल और ड्रॉप प्लांट में. यस F1 जनरेशन किससे प्रोड्यूस हुई एक टॉल और एक ड्रॉप प्लांट से. करेक्ट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारी F1 जनरेशन ना F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट थे उनके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाली जीन थी. करेक्ट. तो फ्रेंड्स F2 जनरेशन से हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों जो जीन है ये फ्रेंड्स मियोसिस की मदद से जब गैमेट्स बने, गैमेट्स किससे बनते हैं मियोसिस से. तो जब फ्रेंड्स मियोसिस हुआ तो ये दोनों भी जो जीन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए और दोनों में से फ्रेंड्स एक ही एली एक गैमेट में एंटर होती है. ओके नाउ सेपरेट के लिए फ्रेंड्स एक और अच्छा वर्ड यूज किया गया है दैट इज सेग्रीगेट. इसका मीनिंग कोई अलग नहीं है, इसका मीनिंग भी सेपरेट ही होता है. ओके थोड़ा एक फैंसी वर्ड यूज किया है सेग्रीगेट. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि F2 जनरेशन में जो हमारे एलीज है फ्रेंड्स वो गैमेट्स बनाते वक्त एक दूसरे से सेपरेट यानी कि सेग्रीगेट होते हैं. और क्या दोनों भी फ्रेंड्स एक ही गैमेट में एंटर करते हैं क्या नहीं, दोनों एलीज दो डिफरेंट गैमेट्स में यहाँ पे एंटर करेंगे. ओके द सेग्रीगेशन ऑफ एलीज इज अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एली as has been verified by the result of the crossing. See friends, अभी कौन सा एली किस गैमेट में एंटर करेगा तो ये एक रैंडम प्रोसेस है. यहाँ पे पूरे 50-50% चांसेस है कि दोनों में से फ्रेंड्स कोई भी किसी गैमेट में एंटर कर सकता है. ओके और ये आपको फ्रेंड्स क्रॉस से समझ में भी आ गया है. यस बिकॉज फ्रेंड्स ये जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है ये तभी मिल सकता है कि अगर दोनों के फ्रेंड्स किसी भी गैमेट में एंटर होने के 50-50% चांसेस हो, तभी आपको F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो फ्रेंड्स 1:2:1 मिलेगा. ओके ये कब हो सकता है जब फ्रेंड्स दोनों भी जो एलीज हैं उनके गैमेट में एंटर होने के चांसेस 50-50% है. ओके सपोज अगर किसी एक एली के गैमेट में एंटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फ्रेंड्स और रिजल्ट आता. ओके in this way the gamete of tall capital TT plant have the allele capital T and the gametes of dwarf small TT plant have the allele small t. तो फ्रेंड्स इससे ये समझ में आता है कि जो टॉल प्लांट था उसके गैमेट्स में सिर्फ कैपिटल टी ही प्रेजेंट था और जो ड्रॉप प्लांट थे उनके गैमेट्स में फ्रेंड्स सिर्फ स्मॉल टी वाली यही एली प्रेजेंट थी. ओके एंड एज आई टोल्ड यू इन द यस्टरडेज वीडियो कि फ्रेंड्स अगर कोई प्लांट होमोजाइगस है तो वो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है. टॉल प्लांट होमोजाइगस है एज इट हैज सिमिलर एलीज तो वो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी.
और फ्रेंड्स ड्वार्फ प्लांट ये भी होमोजाइगस है, तो ये भी एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल टी। ओके, नाउ फ्रेंड्स इफ यू सी यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, एंड एज आई सेड फ्रेंड्स जहाँ पे भी आपको ये बुक में एरो दिखे यानी उस वहाँ पे फ्रेंड्स एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैमेट से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे प्लांट का जो जीनोटाइप है यानी प्लांट का जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसके पास जो जीन्स है वो गिवन होती है, एंड ऑन दैट बेसिस आपको ये बताना है कि वो कितने गैमेट्स बनाएगा या किस किस टाइप के गैमेट्स बनाएगा। ओके, नंबर ऑफ गैमेट्स पूछे जाते हैं या फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ गैमेट्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है इसका सॉल्यूशन जब हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पे देने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, बिकॉज ये पीवाईक्यू अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करें तो फ्रेंड्स 4 to 5 टाइम्स ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इस लेसन से। ओके, और काफी इजी भी फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन है, एंड जस्ट एक या 2 सेकंड में फ्रेंड्स आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलीज capital T from one parent, say through the pollen, and small t from the other parent, then through the egg, are united to produce zygote that has one capital T allele and one small t allele. In other, see friends, fertilization के वक्त fertilization आपको पता ही है, okay, fertilization is a process in which the male gamete fuses with the female gamete. Okay, तो suppose friends जो कैपिटल टी है वो किसी एक गैमेट में प्रेजेंट है, सपोज पोलन में, यस, जो कि मेल गैमेट होगा, और स्मॉल टी फ्रेंड्स दूसरे पेरेंट से आ रहा है, यानी अगर कैपिटल टी पोलन में प्रेजेंट है तो स्मॉल टी ऑलवेज भी एग में ही प्रेजेंट होगा, करेक्ट। तो जब ये फ्रेंड्स दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो जाइगोट बनेगा उसमें एक कैपिटल टी वाली जीन और एक स्मॉल टी वाली जीन होगी, यानी दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो यहाँ पे जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा वो एक हाइब्रिड होगा with capital T and small t, इस तरीके का जीनोटाइप। ओके, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस। ओके, इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहा जाता है, यानी दो डिफरेंट एलीज होना, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड कहा जाता है। ओके, सिंस दिस हाइब्रिड कंटेन्स एलीज with expression which express contrasting traits, the plant are heterozygous। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इस हाइब्रिड में कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड की एलीज हैं इसलिए इसे हेट्रोजाइगस कहा जाएगा, यानी दो अलग एलीज हो तो आप हेट्रोजाइगस हो, करेक्ट। एंड इसके बाद आता है एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, एग्जैक्टली सेम लाइंस फ्रेंड्स क्वेश्चन में दी गई है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square। पनेट स्क्वायर फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा, साइड में ये जो स्क्वायर्स बने हैं इन स्क्वायर्स को हम पनेट स्क्वायर बुलाते हैं। एंड पनेट स्क्वायर फ्रेंड्स एक ऐसी डायग्राम है जिसकी मदद से गैमेट्स किस तरह के प्रोड्यूस होंगे, देन फ्रेंड्स किस तरह के जाइगोट्स बनेंगे, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में किस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, इन सब की स्टडी आप काफी इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। एंड एग्जैक्टली फ्रेंड्स सेम लाइंस एज अ PYQs पूछी गई। नाउ फ्रेंड्स पनेट स्क्वायर एक ब्रिटिश जेनेसिस रिग्नाल सी पनेट ने बनाया है, इसलिए इसका नाम फ्रेंड्स पनेट स्क्वायर रखा गया है। पनेट स्क्वायर फ्रेंड्स समटाइम्स इसे चेकर्स बोर्ड के नाम से भी बुलाया जाता है। तो एग्जाम में अगर पनेट स्क्वायर दिया जाए या चेकर्स बोर्ड तो फ्रेंड्स दोनों का भी मीनिंग सेम ही होगा। ओके, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। जी फ्रेंड्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसे हम ड्रॉ करते हैं, और फ्रेंड्स इसे ड्रॉ करके हम जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाले हैं उनके जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप है फ्रेंड्स वो देख सकते हैं। यानी अगर मैं दो प्लांट को क्रॉस करूं तो इनके सारे जीन्स फ्रेंड्स कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, वो गैमेट किस किस कॉम्बिनेशन में कंबाइन होने पर क्या क्या ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, उस सारी की सारी पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, और ये आपने लास्ट वीडियो में देखा ही कि F1 जनरेशन से F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो किस किस टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हुए, और F2 जनरेशन में किस किस टाइप के प्लांट प्रोड्यूस हुए, सब कुछ फ्रेंड्स हमने डिटेल में पनेट स्क्वायर की मदद से स्टडी किया। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम।
सी फ्रेंड्स जनरली जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स फ्रेंड्स यहाँ पे इन टॉप रोज में यहाँ पे लिखे जाते हैं। ओके, नाउ आप कहीं पे भी फ्रेंड्स मेल या फीमेल गैमेट राइट डाउन कर सकते हो। ओके, all the possible combinations are represented in the boxes below in the squares which generates a square output form। नाउ फ्रेंड्स जब ये गैमेट्स आपस में कंबाइन होंगे और इनके कॉम्बिनेशन से फ्रेंड्स जो रिजल्ट आएगा उन्हें यहाँ पे फ्रेंड्स इन स्क्वायर बॉक्सेस में लिखा जाता है। और क्योंकि फ्रेंड्स इन्हें स्क्वायर बॉक्सेस में लिखा जाता है तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसे स्क्वायर आउटपुट फॉर्म कहते हैं। ओके, रीजन क्या है इसका? जस्ट ये फ्रेंड्स इन्हें स्क्वायर्स में शो किया गया है, जस्ट यही एक रीजन है इसकी वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट बनता है उसे स्क्वायर आउटपुट फॉर्म कहा जाता है। अंडरस्टूड पनेट स्क्वायर? पनेट स्क्वायर में गैमेट्स फ्रेंड्स टॉप रो और टॉप कॉलम में लिखना है और उनकी क्रॉसिंग से जो भी रिजल्ट आएगा उन्हें इन स्क्वायर्स में राइट डाउन करना है। ओके, द पनेट स्क्वायर shows the parental tall capital TT male and dwarf small tt female plant, the gametes produced by them and the F1 capital T small t progeny। सी फ्रेंड्स इन द फिगर 5.4 यहाँ पे दो पनेट स्क्वायर दिए हैं। जो सबसे पहला पनेट स्क्वायर है उसमें फ्रेंड्स जो टॉल पैरेंट प्लांट है और जो ड्रॉफ पैरेंट प्लांट है दोनों के गैमेट्स और फ्रेंड्स दोनों के गैमेट्स जब कंबाइन हुए और उससे जो F1 प्रोजेनी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये वाले जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं ये आपको सबसे पहले पनेट स्क्वायर में शो किए गए। द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड। जी फ्रेंड्स उसके बाद F1 प्लांट का हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया जिससे F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई और वो भी आपको सेकंड पनेट स्क्वायर में शो किया गया। द सिंबल फ्रेंड्स फीमेल एंड मेल आर यूज्ड टू डिनोट फीमेल दैट इज एग्स एंड मेल पोलर ऑफ द F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। ये सिंबल्स तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर फीमेल या एग को शो करने के लिए ये सिंबल यूज होता है एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर मेल यानी पोलन ग्रेन्स को ये शो करने के लिए यूज होता है। ओके, द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t when self pollinated produce gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion। नाउ फ्रेंड्स सिंपल सी बात है। ओके, ये आपने ऊपर भी रीड किया कि जब F1 जनरेशन के प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग होने वाली है। क्रॉस करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? गैमेट्स का प्रोड्यूस होना। और गैमेट्स प्रोड्यूस होते वक्त आपको भी पता है कि ये जो दोनों एलिस होगी ये एक दूसरे से सेपरेट होगी यानी सेग्रीगेट होगी और सेपरेट होके फ्रेंड्स दोनों भी अलग अलग गैमेट्स में एंटर होंगे। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले गैमेट्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे यानी हाफ गैमेट कैपिटल टी के साथ होंगे और रिमेनिंग हाफ गैमेट फ्रेंड्स स्मॉल टी के साथ यहाँ पे बनने वाले हैं। ओके, when fertilization takes place the pollen grains of genotype capital T has a 50% chance to pollinate eggs of genotype capital T as well as genotype small t। तो ये तो मैंने फ्रेंड्स yesterday आपको फिगर में भी एक्सप्लेन किया था कि जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो जो पोलन ग्रेन है कैपिटल टी ओके उसके पास 50% चांसेस है कि वो फ्रेंड्स कैपिटल टी या स्मॉल टी इन दोनों में से किसी भी एक के साथ फ्रेंड्स वो फ्यूज कर सकता है। सेम टाइप के चांसेस स्मॉल टी इस पोलन ग्रेन के पास है। ओके, जो पोलन ग्रेन जिसके पास जीनोटाइप जिसका जीनोटाइप क्या होगा स्मॉल टी उसके पास भी फ्रेंड्स 50% चांसेस है कि वो कैपिटल टी या फिर फ्रेंड्स जो स्मॉल टी वाला जीनोटाइप वाला एग दोनों में से किसी भी एक के साथ फ्यूज हो सकता है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स ये एकदम रैंडम प्रोसेस होती है, दोनों के पास इक्वल चांसेस है कि वो स्मॉल टी के साथ फ्यूज होंगे। यहाँ पे भी दोनों के पास इक्वल चांसेस है कि वो इस कैपिटल टी पोलन एग के साथ पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस एकदम रैंडम होती है और इस रैंडम प्रोसेस से जो रिजल्ट बनेंगे फ्रेंड्स वो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास पनेट स्क्वायर आया। ओके, नाउ फ्रेंड्स the most important point of this cross is this ratio। ये रेशियो फ्रेंड्स आपको याद रखना है बिकॉज ये जो रेशियो कैसे आया है इसे ही फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज यू नो द phenotypic रेशियो इज नोन एज मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है 3:1। ऑफ कोर्स यहाँ पे एरो शो किया गया है यानी डेफिनेटली
ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस तरह से आए इनकी हम स्टडी करते हैं। ओके, as a result of random fertilization, the resultant zygote can be of genotype capital TT, capital T small t और small tt। सी फ्रेंड्स, रैंडम फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जो भी रिजल्टेंट जाइगोट बनेंगे वो तीन ही टाइप के हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इन्हीं तीन टाइप के फ्रेंड्स जाइगोट्स यानी ऑफस्प्रिंग वहां पे प्रोड्यूस होंगे, और किस रेशियो में प्रोड्यूस होंगे वो भी आपको पता है। फ्रॉम द पनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 of the random fertilization lead to capital TT, half lead to capital T small t, and 1/4 lead to small tt। सी फ्रेंड्स, पनेट स्क्वायर से आपको ये इजीली समझ में आ गया कि कैपिटल टी वाले 1/4 हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हाफ हैं, और स्मॉल टी वाले फ्रेंड्स 1/4 हैं। ओके, अभी इसका मीनिंग भी आपको क्लियर है कि 4 में से एक प्लांट कैपिटल टी के साथ होगा, यहाँ पे भी 4 में से फ्रेंड्स एक प्लांट स्मॉल टी के साथ होगा। और हाफ का मतलब क्या है? एक्चुअली में फ्रेंड्स ये हाफ नहीं है, एक्चुअल में ये भी 2/4 है कि 4 में से 2 प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ होंगे, बट 2/4 फ्रेंड्स रिड्यूस होके 1/2 हो जाएगा। करेक्ट, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसलिए 2/4 को उन्होंने इस तरह से राइट डाउन किया है। करेक्ट, तो असल में यहाँ पे हम हमेशा 4 प्लांट से ही इन्हें काउंट करते हैं कि 4 में से एक इस टाइप का होगा, 4 में से 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे, और 4 में से सिर्फ एक स्मॉल टी वाला होगा। ओके, क्लियर फ्रेंड्स सबको? इसलिए रेशियो 1:2:1 का आएगा। सी, सबका डिनोमिनेटर 4 है, उसे मैं कैंसिल कर दूंगा, तो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1, जो कि हमारा जीनोटाइपिक रेशियो होगा। क्लियर? Though the F1 have genotype capital T small t, but the phenotypic character seen is tall। सी फ्रेंड्स, F1 जनरेशन में आपको पता ही है, F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस थी, यानी उनके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाली जीन थी, बट फिर भी क्या उनकी इन बिटवीन हाइट दिखी? तो नहीं। जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर था, यानी जो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस थी, वो कंप्लीटली टॉल थी, बिल्कुल कैपिटल टी की तरह। ओके, फिनोटाइपिक कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, आप बाहर से जिस तरह से दिखते हो वो आपका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। ओके, एट F2 3/4 of the plant are tall, where some of them are capital TT while other are capital T small t। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमने अभी अभी देखा कि F2 जनरेशन में टोटल फ्रेंड्स 4 में से 3 प्लांट टॉल थे, बट सारे के सारे टॉल प्लांट फ्रेंड्स सेम नहीं थे। ओके, दिखने में तो सब सेम थे, बट जेनेटिक लेवल पे वो सेम नहीं थे, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3 टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से एक कैपिटल टी के साथ था, और रिमेनिंग जो 2 प्लांट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ थे। यानी F2 जनरेशन में फ्रेंड्स जो सारे के सारे टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं जेनेटिकली वो सेम नहीं है, दिखने में सेम है, सबकी हाइट सेम है, बट जेनेटिकली वो अलग थे। F1 जनरेशन में ऐसा नहीं था। F1 जनरेशन में फ्रेंड्स सारे के सारे प्लांट टॉल भी थे और जेनेटिकली सेम भी थे, बिकॉज F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स थे उनके पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यही वाला जीनोटाइप था। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital TT and capital T small t। As friends, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ही बताया था कि एक्सटर्नली देख के बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप जिस प्लांट को देख रहे हो उसका जीनोटाइप क्या है। यानी अगर मैं किसी टॉल प्लांट को देख रहा हूँ तो टॉल कैरेक्टर के लिए उसके पास कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में से किस टाइप की जीन प्रेजेंट है ये सिर्फ एक्सटर्नली देख के बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक्सटर्नली हम क्या देख सकते हैं? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप की बेसिस पे जीनोटाइप बताना फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं होता, एज आई टोल्ड यू। यस, सेकंड लेक्चर में ही बताया था मैंने, बट जीनोटाइप की बेसिस पे फिनोटाइप बता सकते हो। यानी अगर आपको पता है उस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की जीन है तो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस फ्रेंड्स आप आराम से बता सकते हो। तो जीनोटाइप से फिनोटाइप बताया जा सकता है, फिनोटाइप से जीनोटाइप नहीं बता सकता। ओके, बताया नहीं जा सकता। Hence, within the genotypic pair capital T small t,
only one character capital T that is tall is expressed. सी फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी और स्मॉल टी था तो दोनों में से दोनों एक्सप्रेस हुए क्या? नो, जस्ट जो टॉल वाली जीन थी कैपिटल टी वही एक्सप्रेस हुई। एंड क्योंकि सिर्फ फ्रेंड्स कैपिटल टी वाला कैरेक्टर यानी टॉल कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ तो हम क्या कहते हैं कि ये जो टॉल कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है ओवर दी अदर एली स्मॉल टी और दी ड्रॉप कैरेक्टर। क्योंकि हम क्या कहेंगे कि जो टॉल कैरेक्टर है वो ड्रॉप कैरेक्टर के फ्रेंड्स ऊपर डोमिनेंट है, यानी जब ये दोनों फ्रेंड्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो टॉल ड्रॉप कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है यानी दबा देता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये जो ड्रॉप कैरेक्टर है वो फ्रेंड्स F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देता। उनमें कौन सा कैरेक्टर दिखाई देता है? सिर्फ टॉल कैरेक्टर दिखाई देता है, बिकॉज वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट वाला फ्रेंड्स अपनी पावर शो करेगा और वो दूसरे को दबा देगा, इसलिए बाकी सब अपनी पावर शो नहीं कर पाते। ओके, और ऐसा सिर्फ स्टेम हाइट के साथ नहीं हुआ, आपको पता ही है ऐसा बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी हुआ कि हमेशा दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे यानी दो अपोजिट ट्राइड्स थे और दोनों अपोजिट ट्राइड्स में से एक डोमिनेट कर होता था और दूसरा रिसेसिव होता था। ओके, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो रिसेसिव। इट इज थर्स due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall and in the F2 3/4 of the plants are tall. ओके, तो फ्रेंड्स इसी रीजन की वजह से, इसी डोमिनेंस नेचर की रीजन की वजह से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो सबके सब टॉल थे। हाँ, भले उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। और F2 जनरेशन में चार में से थ्री प्लांट्स फ्रेंड्स टॉल थे और यहाँ पे तीनों के तीनों प्लांट सेम नहीं थे। इन तीन में एक प्लांट कैपिटल टी वाला था और फ्रेंड्स रिमेनिंग जो दो प्लांट्स थे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे। ओके, आपको पता है यह हाफ क्यों लिखा है? असल में ये 2/4 है, तो चार में से दो, चार में से एक, टोटल हो गए 3। दिस लीड टू द फिनोटाइपिक रेशियो 3/4 टॉल एंड 1/4 स्मॉल टी, दैट इज 3:1 रेशियो, but the genotypic ratio of 1:2:1। इसकी वजह से हुआ क्या फ्रेंड? जो फिनोटाइपिक रेशियो था यानी जस्ट अपीयरेंस का रेशियो वो बन गया 3:1, यानी हर चार में से 3 प्लांट टॉल थे और एक ड्रॉप था। बट जो जीनोटाइपिक यानी जीन्स का रेशियो बना वो बना 1:2:1 और ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे शो कर चुका। क्लियर? ओके, इसमें भी फ्रेंड्स ये जो 3 टॉल के बारे में बताया गया है वो 3 टॉल किस तरह से वो दिया गया है और ये जो 1/4 है वो 1/4 किसके लिए? स्मॉल टी के लिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू, ओके, हमने ये फर्स्ट लेक्चर में ही देखा है कि मेंडल ने बायोलॉजी सॉल्व करने के लिए मैथ के फॉर्मूलेज यूज किए थे। तो मैथ का ही एक फॉर्मूला हम फ्रेंड्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं जिसकी मदद से मैं आपको जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 वो प्रूफ करके दूंगा। ओके, एंड फ्रेंड्स यही एक रीजन है कि स्टार्टिंग में बाकी के साइंटिस्ट मेंडल के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी न्यू थिंग कि पहली बार बायोलॉजी में कोई मैथ अप्लाई कर रहा है। ओके, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। लेटर ऑन जैसे जैसे उन्हें सक्सेस मिलती गई ये आइडिया भी फ्रेंड्स एक्सेप्ट होने लगा। द 1:4, 1:2 and 1:4 ratio of capital T, small t and small t is mathematically condensable to the form of binomial expression ax plus by square। सी फ्रेंड्स ये जो रेशियो है, ओके, इस रेशियो को आप कंडेंस कर सकते हो यानी और छोटा कर सकते हो ax plus by square के फॉर्म में, यानी हमारा जो a plus b square वाला फॉर्मूला है ना उसमें। ओके, that has the gametes bearing genes capital T or small t in equal frequency of half। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो हम जो यहाँ पे इस रेशियो का बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाएंगे उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों भी प्रेजेंट होंगे और दोनों में इक्वल फ्रीक्वेंसी यानी हाफ में फ्रेंड्स प्रेजेंट होंगे। यानी सी फ्रेंड्स अभी इसी रेशियो को हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं कि हाफ ऑफ कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ स्मॉल टी, यानी यहाँ पे फ्रेंड्स ए हो गया हमारा कैपिटल टी, बी फ्रेंड्स हो गया हमारा स्मॉल टी, और x और y क्या है फ्रेंड्स? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, तो दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। ये आधे गैमेट्स में है, ये हाफ गैमेट्स में है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हाफ ली है। ओके, हाफ कहाँ से आई फ्रेंड्स? फ्रॉम दी गैमेट्स। एज यू नो कि ये दोनों फ्रेंड्स
50-50% गैमेट्स में प्रेजेंट है, तो ये 50% गैमेट्स में प्रेजेंट था इसलिए हाफ, ये भी 50% गैमेट में प्रेजेंट है इसलिए हाफ। तो अगर आप यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपका आंसर ये मिलेगा। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि वही टर्म को फ्रेंड्स उसी टर्म को खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो ये टर्म इससे फ्रेंड्स इससे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं इसका फ्रेंड्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ। या सिंपली हम फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सी फ्रेंड्स मैंने वो अप्लाई भी किया है। ये सेम टर्म मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए, देखो हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी स्क्वायर, यानी हाफ टी हो गया a और हाफ स्मॉल टी हो गया b। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अभी t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर हम फ्रेंड्स t स्क्वायर लिख सकते हैं, बट मैं उसे अलग तरीके से लिखता हूँ कैपिटल टी। इससे भी फ्रेंड्स मीनिंग तो वही रहेगा, बिकॉज कैपिटल टी यानी t का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2, तो ये 2 एज इट इज, a क्या है फ्रेंड्स, हाफ कैपिटल टी, b क्या है, हाफ स्मॉल टी, ओके, सो 2ab आ गया, प्लस b स्क्वायर यानी हाफ स्मॉल टी का स्क्वायर जो होगा हाफ का स्क्वायर 1/4, और कैपिटल टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिखने के बजाय हम स्मॉल टी 2 बार लिख लेते हैं, बिकॉज इसका भी मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स, टी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है फ्रेंड्स हाफ कैपिटल टी वो एज इट इज आ गई। ये जो टर्म है वो नॉट हाफ, 1/4 कैपिटल टी एज इट इज आ गई। ये वाली टर्म 1/4 स्मॉल टी वो भी एज इट इज आ गई। और ये फ्रेंड्स 2 1 कैंसिल हो गया, तो हाफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये फ्रेंड्स एज इट इज आ गई। क्या यही फ्रेंड्स जीनोटाइपिक रेशियो आपको ऊपर दिया गया है? यस, देखो सेम, करेक्ट, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स वही आंसर आया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारा जो जीनोटाइपिक रेशियो है उसे इस बायनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यही फ्रेंड्स मेंडल ने हमें बताया था कि जीनोटाइपिक रेशियो को फ्रेंड्स हम आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plants continues to generate dwarf plant in F3 and F4 generation. See friends, now मेंडल को फ्रेंड्स ये पता करना था कि F2 जनरेशन में जो ड्रॉफ प्लांट प्रोड्यूस हुए क्या वो प्योर ड्रॉफ है, यानी क्या उनमें टॉल कैरेक्टर है या नहीं, वो उन्हें देखना था। क्या टॉल वाली जीन फ्रेंड्स ड्रॉफ प्लांट में होती ही नहीं है या होती है, ये मेंडल को पता नहीं था। तो वो चेक करने के लिए उन्होंने F2 जनरेशन के जो ड्रॉफ प्लांट थे उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया। अभी F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो नेक्स्ट जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसे क्या बुलाया जाएगा, F3। वापस से F3 में सेल्फ पॉलिनेशन किया, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की, वो कौन सी थी, F4 जनरेशन। और यहाँ पे जो दोनों जनरेशन प्रोड्यूस हुई फ्रेंड्स वो पूरी की पूरी प्योर टॉल थी, इनमें फ्रेंड्स बिल्कुल भी ड्रॉफ कैरेक्टर नजर ही नहीं आया। यानी F2 जनरेशन में जो ड्रॉफ प्लांट था वो बिल्कुल प्योर ड्रॉफ है, उसमें थोड़ा सा भी फ्रेंड्स टॉल कैरेक्टर नहीं है, और अगर टॉल कैरेक्टर नहीं होगा यानी टॉल वाली जीन भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो मेंडल को ये फ्रेंड्स कंफर्म हो गया कि F2 जनरेशन में जो ड्रॉफ प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं वो एकदम प्योर है। प्योर या का मतलब होमोजाइगस, हमेशा याद रखो जब भी मैं प्योर पैरेंट की बात करूं दैट मींस आई एम डिस्कसिंग अ होमोजाइगस पैरेंट व्हिच हैज बोथ सिमिलर एलीज। तो यहाँ पे ड्रॉफ प्लांट में दोनों जो एलीज थी वो स्मॉल टी एलीज थी। ओके, व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि ड्रॉप की जगह अगर मेंडल ने F2 जनरेशन के किसी टॉल प्लांट को क्रॉस किया होता तब क्या होता? तो तब भी फ्रेंड्स रिजल्ट सेम ही आते। अभी आपको पता है F2 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट तो सेम नहीं है, कुछ टॉल प्लांट कैपिटल टी के साथ हैं और रिमेनिंग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इस जीनोटाइप के साथ। अगर मेंडल ऐसे प्लांट्स लेता जिनके पास कैपिटल टी ये वाला जीनोटाइप है और इन्हें क्रॉस करता तो इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती F3 और F3 से जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती F4, सब के सब फ्रेंड्स प्योर टॉल होते हैं। ओके, और उससे मेंडल को ये समझ में आता कि उन्होंने जो प्लांट्स सिलेक्ट किए हैं वो होमोजाइगस हैं। ओके, वो क्या है, होमोजाइगस टॉल। बट अगर वो इस जीनोटाइप वाले प्लांट्स को फ्रेंड्स सिलेक्ट करता और उनमें क्रॉस करवाता तो क्या ये F1 जनरेशन का क्रॉस नहीं लग रहा?
फिगर 5.4 देखो, और 5.4 में F1 जनरेशन का जीनोटाइप तो यही है, तो इनके क्रॉस से फ्रेंड्स वापस से F2 जनरेशन जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, यानी वापस से 3:1 का रेशियो ही आपको मिलेगा। ओके, तो वही फ्रेंड्स जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। ओके, तो ये रिजल्ट आ सकते हैं अगर मेंडेल किसी F2 टॉल प्लांट को यहाँ पे उसके साथ क्रॉस करवाए। अब यहाँ पे रिजल्ट मेंडल को वापस 3:1 ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे, उससे मेंडल को ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो प्लांट मेंडल ने सिलेक्ट किया था इट वाज हेट्रोजाइगस, यानी उसके पास दो अलग अलग एलीज थी। ओके, नाउ आपके पास भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन होगा कि सर ड्रॉप कैरेक्टर तो हम आराम से बता सकते हैं, बिकॉज ड्रॉप तभी दिखता है जब उसके पास दोनों जब उसके पास दोनों सेम एलीज हो, स्मॉल टी। बट टॉल कैरेक्टर का जीनोटाइप क्या है ये देख के बताना फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज टॉल कैरेक्टर के लिए आपके पास दोनों कैपिटल टी भी जीन हो सकती हैं, या फिर एक कैपिटल टी और दूसरी स्मॉल टी, इस टाइप का भी जीनोटाइप आपका हो सकता है। तो सर कैसे पता लगाया जाए कि जो टॉल प्लांट में देख रहा हूं उसके पास ये वाली जीन्स प्रेजेंट है या ये वाली जीन्स प्रेजेंट है? सो डोंट वरी फ्रेंड्स, एज यू नो कि मेंडल एक जीनियस थे। ओके, वो अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे थे, तो इस प्रॉब्लम का भी फ्रेंड्स उन्होंने काफी अच्छा सोल्यूशन निकाला था, और ये सोल्यूशन फ्रेंड्स इतना अच्छा है कि नीट एग्जामिनेशन को भी ये सोल्यूशन पसंद आया, और वो ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछती है। तो अभी हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जिसपे फ्रेंड्स बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है। ओके, तो इसे तो मिस नहीं करना है हमें। ओके, फ्रॉम दी preceding paragraph, it is clear that though genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of the dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. See friends, जीनोटाइपिक रेशियो आप मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी यानी मैथ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। आप फिक्स ये नहीं बता सकते कि इस प्लांट का जीनोटाइप यही है, या इस प्लांट में कैपिटल टी ही जीन्स प्रेजेंट है, इस दूसरे प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही जीन्स प्रेजेंट है, ये नहीं बता सकते। आप रेशियो बता सकते हो, बट एग्जैक्ट जीनोटाइपिक कंपोजिशन यानी जीन का कंपोजिशन जस्ट फिनोटाइप देख के बताया नहीं जा सकता। जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया कि जो डोमिनेंट होता है यानी टॉल, उसका फिनोटाइप देख के यानी उसके अपीयरेंस देख के उसके अंदर किस टाइप की जीन्स है वो बताया नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉल प्लांट है F1 जनरेशन, सॉरी टॉल प्लांट। ओके, सी फ्रेंड्स हमारे पास टॉल प्लांट है F1 जनरेशन नहीं, बिकॉज F1 जनरेशन में एज यू नो सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, तो हमारे पास हम एक टॉल प्लांट ले रहे हैं F2 जनरेशन। तो हमारे पास एक टॉल प्लांट है F2 जनरेशन से जिसके पास दोनों कैपिटल टी या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला जीन। ओके, तो कैसे पता लगाया जाए कि इन दोनों में से उसके पास किस टाइप का कंपोजिशन है? ओके, ये कैसे प्रिडिक्ट किया जाए? तो इसके लिए मेंडल एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। Therefore, to determine the genotype of tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This is called a test cross. See friends, F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप है उसे टेस्ट करने के लिए मेंडल ने क्या किया? F2 जनरेशन का एक टॉल प्लांट लिया और उसे एक ड्रॉप प्लांट के साथ फ्रेंड्स उसका क्रॉस करवाया, और इस क्रॉस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? टेस्ट क्रॉस। बिकॉज यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि F2 जनरेशन में हमने जो प्लांट लिया है उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, और यही टेस्ट क्रॉस फ्रेंड्स आराम से बता देगा कि F2 के पास कैपिटल टी वाली जीन है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जीन है। ओके, सी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, यानी ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, एंड 4 to 5 टाइम्स ये रिपीट होता है। इट इज अ टिपिकल क्रॉस इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, अ ऑर्गेनिज्म showing a dominant phenotype is crossed with recessive parent instead of self crossing. See friends, टेस्ट क्रॉस क्या है? तो टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि एक ऐसा प्लांट जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, इस केस में हम पी प्लांट कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो एक ऐसा पी प्लांट हम लेंगे जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है। ओके, और फ्रेंड्स उसका जीनोटाइप हमें डिटरमाइंड यानी उसका जीनोटाइप हमें पता लगाना है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। तो उसके लिए फ्रेंड्स उसे एक रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस किया जाएगा। उसकी क्रॉसिंग किसके साथ की जाएगी? रिसेसिव पैरेंट के साथ। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स सेल्फ क्रॉसिंग नहीं होगा, यानी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट
खुद के ही साथ फ्रेंड्स सेल्फ पॉलिनेशन करे, ऐसा नहीं होगा। उसका क्रॉसिंग किसके साथ होगी? रिसेसिव पैरेंट के साथ। और जैसे उसकी रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस होता है, हमें पता चल जाता है कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। द प्रोजेनी ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप टेस्ट क्रॉस करते हो तो टेस्ट क्रॉस में जो प्रोजेनी यानी फ्रेंड्स जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उन्हें फ्रेंड्स एनालाइज करके ये काफी इजीली बताया जा सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म आप टेस्ट कर रहे थे उसका जीनोटाइप यानी उसके पास किस टाइप के जीन्स प्रेजेंट है। फिगर 5.1 में फ्रेंड्स हमें एक टेस्ट क्रॉस शो किया गया है जहाँ पे हम वायलेट फ्लावर और फ्रेंड्स व्हाइट कलर फ्लावर ऐसे दो फ्लावर्स लेने वाले हैं। ना फ्रेंड्स वायलेट फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है और उसकी जीन को कैपिटल W से दिखाया जाता है, और जो व्हाइट फ्लावर है उसकी जीन फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स रिसेसिव है, उसे स्मॉल w से दिखाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स टेस्ट क्रॉस होता किस तरह से वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सी फ्रेंड्स, दिस इज अ टेस्ट क्रॉस। एज यू नो फ्रेंड्स कि जो वायलेट फ्लावर है, सी यहाँ पे ये वायलेट फ्लावर है। नाउ फ्रेंड्स वायलेट फ्लावर क्या है? डोमिनेंट है। अभी डोमिनेंट पता है आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों भी कंडीशन में फ्रेंड्स दिख सकता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये जो वायलेट कलर का फ्लावर हमने लिया है, क्या वो कैपिटल W उसके पास जीन है, या एक कैपिटल W और एक स्मॉल w इस टाइप का उसका जीनोटाइप है? दोनों में से किस टाइप की जीन्स उसके पास प्रेजेंट है ये मुझे पता लगाना है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट है इसे फ्रेंड्स किसी रिसेसिव पैरेंट के साथ इसका क्रॉस करना है। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे रिसेसिव पैरेंट। ओके, और रिसेसिव पैरेंट के साथ मैं यहाँ पे फ्रेंड्स उसका क्रॉस करवा रहा हूँ। सी रिसेसिव पैरेंट व्हाइट है और रिसेसिव कैरेक्टर कब दिखेगा? जब आपके पास दोनों भी सेम जीन हो, यानी दोनों भी जीन स्मॉल WW हो। ओके, नाउ कंसीडर करो फ्रेंड्स ये जो वायलेट फ्लावर है ये इसके पास दोनों भी सेम जीन है, यानी दोनों कैपिटल W वाली और कैपिटल W वाली जीन। तब फ्रेंड्स आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो सी तब रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पे भी आपको पता है कि पहले गैमेट्स बनेंगे। जब गैमेट्स बनेंगे ये दोनों ही जीन्स अलग अलग गैमेट्स में एंटर होंगे। तो इस गैमेट में एक कैपिटल W, दूसरे गैमेट में कैपिटल W। सेम फ्रेंड्स स्मॉल WW के साथ होगा। जब गैमेट्स बनेंगे ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे यानी सेग्रीगेट होंगे और अलग अलग गैमेट्स में यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्मॉल w दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है और वो दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए, कैपिटल W स्मॉल w। ओके, इसी टाइप का फ्रेंड्स आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चाहे ये इसके साथ फ्यूज हो तब भी कैपिटल W स्मॉल w, या फिर ये इसके साथ फ्यूज हो तब भी कैपिटल W स्मॉल w। सेम इसके साथ ये दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए कैपिटल W स्मॉल w, यही वाला फ्रेंड्स आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट ले रहे हो जिसका जीनोटाइप यानी जिसके जीन आपको पता नहीं है यानी अननोन है, और अगर वो होमोजाइगस है यानी उसके पास दोनों सेम जीन्स हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे के सारे जो प्रोजेनी हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था? वॉयलेट। तो ये जो वॉयलेट फ्लावर है फ्रेंड्स, जब मैंने इसे व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया मेरे सारे रिजल्ट कैसे आए? वॉयलेट आए। अगर सारे के सारे प्लांट्स डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता लगता है कि जो अननोन फ्लावर हमने लिया था वो होमोजाइगस है डोमिनेंट के लिए, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए उसके पास दोनों की दोनों जीन्स सेम है। बट सर अगर दोनों जीन्स अलग हुई तो, यानी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई तो हेटेरोजाइगस कंडीशन ही फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही वो कंडीशन है जिसपे MCQ पूछे गए हैं। तो सी अज्यूम करो कि ये जो डोमिनेंट टाइप है ये हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस में क्या होगा? इस बार दो अलग अलग गैमेट बनेंगे, ये दोनों जीन सेपरेट होगी और एक गैमेट में कैपिटल W और दूसरे में स्मॉल w, इस तरह दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे। व्हाइट के साथ तो वही गैमेट बनेंगे स्मॉल w और स्मॉल w, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी ये जो स्मॉल w है वो इसके साथ या फिर इसके साथ दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है। स्मॉल w अगर कैपिटल W के साथ फ्यूज हो गया तो कैपिटल W स्मॉल w ये बनेगा, जो कि फ्रेंड्स एक वॉयलेट कलर का फ्लावर होगा बिकॉज वॉयलेट इज डोमिनेंट। तो कैपिटल W एक्सप्रेस होगा, स्मॉल w एक्सप्रेस नहीं होगा। बट स्मॉल w अगर स्मॉल w के साथ फ्यूज होता है तो दोनों स्मॉल w आ जाएंगे, और अगर दोनों रिसेसिव जीन एक साथ आ गए अब तो वो एक्सप्रेस हो सकती हैं, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का फ्लावर बनेगा। सेम इसके साथ होगा, जब ये कैपिटल W के साथ फ्यूज होगा
तो यहाँ पे वॉयलेट कलर दिखेगा। क्यों? हेट्रोजाइगस कंडीशन, और कैपिटल W यानी वॉयलेट कलर डोमिनेट करेगा। बट स्मॉल w, जब ये स्मॉल w के साथ फ्यूज होगा, तो ये दोनों जब फ्यूज होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्मॉल WW यानी व्हाइट कलर का फ्लावर होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप रिजल्ट देखें तो 2 वॉयलेट 2 व्हाइट, 2 वॉयलेट 2 व्हाइट, 2 वॉयलेट 2 व्हाइट, इसका रेशियो निकालो तो 1:1 आता है। करेक्ट? यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जब हेट्रोजाइगस कंडीशन थी तो ऑफस्प्रिंग का रेशियो क्या आया? 1:1, यानी डोमिनेंट भी उतने ही रिसेसिव, जितने डोमिनेंट कैरेक्टर 2 उतने ही रिसेसिव कैरेक्टर 2। तो अगर फ्रेंड्स आपका रिजल्ट आ रहा है कि हाफ फ्लावर्स वॉयलेट और हाफ फ्लावर्स व्हाइट, यानी हाफ फ्लावर्स डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं और हाफ फ्लावर्स रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो आपका जो फ्रेंड्स अननोन जीनोटाइप वाला फ्लावर था उसका जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए उसके पास दोनों डिफरेंट जीन है। क्लियर? और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो रेशियो है ना 1:1, इसी कहा जाता है टेस्ट क्रॉस रेशियो। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर MCQ कि टेस्ट क्रॉस रेशियो होता क्या है, तो वो रेशियो क्या होता है? 1:1। ये हमेशा याद रखना। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको जीनोटाइप कैसे पता लगाना है वो समझ में आ गया है कि अगर होमोजाइगस होगा तो सब के सब सेम होंगे, बट अगर हेट्रोजाइगस होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1:1 का रेशियो आएगा, यानी जितने डोमिनेंट उतने रिसेसिव। मैं बार बार डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ वॉयलेट और व्हाइट के साथ नहीं होगा, जितने भी डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर है सबके साथ ये होने वाला है। ओके, तो जितने वॉयलेट आएंगे उतने ही व्हाइट फ्लावर यहाँ पे बनेंगे। ओके, दैट इज द टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। अभी फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस पे क्या PYQ पूछा जाता है। तो PYQ में होता क्या है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए कि एक हेट्रोजाइगस प्लांट आपको दिया गया है और एक होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट आपको दिया गया है। याद रखो, एक हेट्रोजाइगस प्लांट दिया गया है और एक होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट आपको दिया है, और दोनों के बीच फ्रेंड्स क्रॉस पूछा जाता है। तो दोनों के बीच जब भी क्रॉस होगा तो डोमिनेंट और रिसेसिव हमेशा 1:1 के रेशियो में, यानी 50% में फ्रेंड्स प्रोड्यूस होंगे। जितना डोमिनेंट वाला प्रोड्यूस होगा उतने ही रिसेसिव वाले भी प्रोड्यूस होंगे, ये आपको याद रखना है। तो कभी फ्रेंड्स रेशियो पूछा जाता है कि डोमिनेंट इज टू रिसेसिव कैरेक्टर का रेशियो क्या होगा, तो 1:1। और कभी कभी परसेंटेज में पूछा जाता है, तो परसेंटेज में ये आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 50-50%। करेक्ट? तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो बहुत ही बार रिपीट हो गया है, तो आपको इसी चीज पे ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन में एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाला फ्लावर दिखे या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाला प्लांट या एनिमल भी दिखे फ्रेंड्स, और उसका क्रॉस आप किसी रिसेसिव प्लांट या एनिमल के साथ कर रहे हो, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, हमेशा 1:1। ये हमेशा याद रखो। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट टेस्ट क्रॉस। ओके, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, 1:1। नाउ फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट क्रॉस था, इसी टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ओके, जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है बट इट इज रिलेटेड टू टेस्ट क्रॉस, तो वो बताना काफी जरूरी है कि फ्रेंड्स टेस्ट क्रॉस असल में बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस असल में क्या होता है, बैक क्रॉस। सो व्हाट आर बैक क्रॉस, वो भी अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं, बिकॉज ये भी फ्रेंड्स बुक से बाहर का पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट भी फ्रेंड्स इनडायरेक्टली आपको बुक में दिया है, बिकॉज बुक में आपने क्या डिस्कस किया, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस असल में है किसका एग्जाम्पल, बैक क्रॉस का, इसलिए समटाइम्स बैक क्रॉस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म is crossed back with one of its parent or with an organism genetically similar to their parent, it is known as a back cross. See friends, जब कोई organism का क्रॉस यानी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस उसके पेरेंट्स के साथ होता है, यानी जैसे कि F1 जनरेशन में पेरेंट F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, तो F1 जनरेशन का क्रॉस में उनके पेरेंट्स के साथ करवा रहा हूँ, या F2 जनरेशन का क्रॉस फ्रेंड्स उनकी पेरेंट के साथ करवा रहा हूँ, तो वो हो गया फ्रेंड्स बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेरेंट रिसेसिव है या डोमिनेंट, किसी भी पेरेंट के साथ फ्रेंड्स आप उस ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवा सकते हो। ओके, और जरूरी नहीं पेरेंट ही चाहिए, इस ऑर्गेनिज्म के जो पेरेंट है उन पेरेंट का फ्रेंड्स जो जीन है उसी सेम जीनोटाइप वाला अगर आपके पास दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके साथ भी आप क्रॉस करवा सकते हो। ओके, तो ऐसे क्रॉस को क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस, बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को बैक यानी पीछे फ्रेंड्स उसके पेरेंट से क्रॉस करवाया जाता है, इसलिए इट इज नोन एज बैक क्रॉस। ओके, यानी हम जनरली ऐसे आ रहे हैं
तो यही प्रोसेस फ्रेंड्स उल्टी चली जाएगी, बैक में रिवर्स में होगी, इसलिए ऐसे क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस में हमेशा पेरेंट्स यूज होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। समटाइम्स फ्रेंड्स उस ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है उस जीनोटाइप वाला दूसरा भी फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म आपको मिल गया तो वो भी यहाँ पे ओके है, ओके। नाउ फ्रेंड्स टेस्ट क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस में हम ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करवा रहे हैं उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, यस। अभी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस अगर पेरेंट के साथ हो रहा है तो वो तो एक बैक क्रॉस है, यस। इसलिए टेस्ट क्रॉस ही किसका एग्जांपल हो गया, बैक क्रॉस का, ओके। बट फ्रेंड्स इन दोनों में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, देयर इज अ वेरी ओके वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और जिस लाइन पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूछा जाता है। सी फ्रेंड्स बैक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ हो सकता है, पेरेंट डोमिनेंट हो या रिसेसिव, ओके, किसी भी पेरेंट के साथ हो सकता है। बट टेस्ट क्रॉस में ऐसा नहीं है, टेस्ट क्रॉस में पेरेंट तो रिसेसिव ही चाहिए, पेरेंट रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस होगा, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स सारे के सारे जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस हो सकते हैं, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस फ्रेंड्स आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ये फ्रेंड्स बात आपको हमेशा याद रखनी है, ओके। क्या कि ऑल टेस्ट क्रॉस, सारे के सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस तो हो सकते हैं बट सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस कभी नहीं होंगे, बिकॉज बैक क्रॉस में फ्रेंड्स ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस हो सकता है उसका, ये एक बैक क्रॉस तो हो जाएगा बिकॉज ऑफस्प्रिंग पेरेंट के साथ यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, बट फ्रेंड्स ये एक टेस्ट क्रॉस नहीं होगा, क्यों, बिकॉज टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट नहीं रिसेसिव पेरेंट लगते हैं, ओके। तो इसलिए फ्रेंड्स सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होंगे बिकॉज हर टेस्ट क्रॉस में ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच क्रॉसिंग हो रही है, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होंगे बिकॉज सारे बैक क्रॉसेस में सिर्फ रिसेसिव पेरेंट नहीं यूज होते, कुछ बैक क्रॉस ऐसे भी होते हैं जहां पे डोमिनेंट पेरेंट यूज किए जाते हैं, ओके। क्लियर फ्रेंड्स, ओके। हाँ, वन मोर थिंग, देयर इज वन मोर वर्ड फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल क्रॉस, जो आपने इस लेसन में सुना होगा। रेसिप्रोकल क्रॉस इज नथिंग फ्रेंड्स, जस्ट सिंपल है, आपने जिस कैरेक्टर को सी फ्रेंड्स जब मेंडल ने क्रॉस करवाया तो क्रॉस किसके बीच होगा फ्रेंड्स, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट के बीच। तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल क्रॉस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। रेसिप्रोकल क्रॉस भी काफी इजी है। सो मेल पेरेंट पहले फ्रेंड्स टॉल लिया मेंडल ने और उसके बाद जो फीमेल पेरेंट था वो ड्रॉप था, तो ऐसे दो पेरेंट्स के बीच मेंडल ने क्रॉस करवाया। अब इसका जो रेसिप्रोकल क्रॉस है ना उसमें होता क्या है, मेल वाला ड्रॉप बन जाता है और फीमेल वाला जो प्लांट था फ्रेंड्स उसे तौल लिया मेंडल ने और फिर क्रॉस करवाया। तो जब कैरेक्टर एक्सचेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स मेल्स और फीमेल में तो उस क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है, यानी पहला क्रॉस मेल टॉल था, फीमेल ड्रॉप था, ओके। ये फ्रेंड्स एक क्रॉस हो गया। सेकेंड क्रॉस में अभी मेल के पास दूसरा कैरेक्टर आ गया ड्रॉप और एक फीमेल पैरेंट जिसे हम क्रॉस के लिए यूज कर रहे हैं उसके पास टॉल कैरेक्टर हो, ऐसा फीमेल प्लांट हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम कैरेक्टर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ रेसिप्रोकल क्रॉस, ओके। तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्रेंड्स के कैरेक्टर एक्सचेंज करते हैं हम और फिर से उनका क्रॉस करवाते हैं, ओके। Based on his observation on monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. See friends, monohybrid cross जब मेंडल ने किए तो उसके बाद मेंडल ने दो जनरल रूल्स बनाए, ओके। एज यू नो मेंडल ने फ्रेंड्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फ्रेंड्स वो 3 लॉज है, जिन 3 लॉज की बेसिस पे मेंडल ने इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया है। नाउ फ्रेंड्स ये दो लॉ में फ्रेंड्स मेंडल ने वो सारी चीजें डाली हैं जो उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझ में आई। टुडे दिस रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज ये जो लॉ है फ्रेंड्स इन लॉज को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, जो हमारे लेसन का भी नाम है फ्रेंड्स, यस। इसमें जो सबसे पहला लॉ है इट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ होता है फ्रेंड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ फ्रेंड्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, तीनों लॉज के नाम आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जो आपको इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए उसका डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, ये जो दोनों लॉज हैं, वो लॉज अभी हमसे क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो ये तो अब तक आपको क्लियर, ये लॉ फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है। ओके, ये लॉ क्या कहता है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने कहा कि प्लांट्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर है उन्हें एक डिस्क्रीट यूनिट यानी कुछ पार्टिकल्स कंट्रोल करते हैं, जिन्हें मेंडल ने फैक्टर बोला है। और आज हमें पता है वो पार्टिकल असल में जीन्स होते हैं। ये जो फैक्टर है ये पेयर्स में आता है, डिप्लॉयड, यस, जीन्स पेयर्स में होती हैं। ओके, यानी क्रोमोसोम्स। याद रखो फ्रेंड्स, क्रोमोसोम जीन से ही बनता है, तो इसलिए ये इंटरचेंजेबली हम ये वर्ड यूज करते रहेंगे। In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. जब दोनों फैक्टर फ्रेंड्स अलग अलग प्रेजेंट हो, जैसे कि सपोज एक कैपिटल टी हो और दूसरा स्मॉल टी हो, जब दो डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट है, दोनों में से एक डोमिनेट करता है और दूसरा फ्रेंड्स रिसेसिव बन जाता है। ओके, तो ये मेंडल ने कहा, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट हो या दो अलग अलग फैक्टर्स प्रेजेंट हो, एक डोमिनेंट हो, एक फ्रेंड्स दूसरे को डोमिनेट करेगा। ओके, तो जो डोमिनेट करना है उसे हम डोमिनेंट बुलाएंगे, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो रिसेसिव बुलाएंगे उसे। ओके, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ ओनली one of the parental character in monohybrid cross in F1 generation and the expression of both in F2 generation. See friends, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आप क्या चीजें एक्सप्लेन कर पाए हो वो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में पूछा गया है। देखो एरो बनाया है, यानी ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे हमने ये एक्सप्लेन किया कि क्यों F1 जनरेशन में सिर्फ दोनों पैरेंटल कैरेक्टर में से सिर्फ एक ही पैरेंटल कैरेक्टर क्यों दिखा, और F2 जनरेशन में फ्रेंड्स दोनों भी पैरेंटल कैरेक्टर दिखे। तो ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। देन F2 जनरेशन में फ्रेंड्स जो कैरेक्टर्स दिखे वो 3:1 की ही रेशियो में क्यों दिखे, क्यों किसी और रेशियो में नहीं दिखे, या क्यों 50-50% में नहीं दिखे, ये भी फ्रेंड्स हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की मदद से एक्सप्लेन किया है। तो दिस वाज फ्रेंड्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो अलग अलग डिसिमिलर एलीज प्रेजेंट हो तो एक कैरेक्टर डोमिनेट, एक कैरेक्टर दूसरे को सप्रेस करेगा। जो सप्रेस कर रहा है उसे हम डोमिनेंट बुलाएंगे, और जो सप्रेस हो रहा है यानी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है उसे हम रिसेसिव बुलाएंगे। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन कम फ्रेंड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी सेपरेट होना। ओके, उसके लिए एक फैंसी वर्ड है सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 generation. See friends, in the F2 generation, though one of these is not seen at F1 generation. तो see friends, law of segregation इस बात पे बेस्ड है कि यहाँ पे कभी भी कैरेक्टर्स की कोई मिक्सिंग नहीं हुई। यानी F1 जनरेशन में हमने देखा कि टॉल और ड्रॉप दोनों में से हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखाई दिया, बट क्या वो दूसरे कैरेक्टर के साथ मिक्स हो गया क्या? नहीं, वो फ्रेंड्स एक साथ उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट थे, और जब गैमेट्स बने तो गैमेट्स के वक्त वो दोनों सेपरेट हो गए, और दोनों भी कैरेक्टर फ्रेंड्स हमें F2 जनरेशन में वापस से रिकवर हो गए, यानी वापस से मिल गए। इस बात पे फ्रेंड्स हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया है। दो इस पे भी एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दो द पैरेंट कंटेन टू एलीज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलीज ऑफ अ पेयर segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. See friends, gamete formation के वक्त पेरेंट्स के पास दोनों एलीज तो होते हैं, बट वो दोनों एलीज गैमेट में एंटर नहीं करते, मतलब एक ही गैमेट में दोनों एलीज एंटर नहीं करते। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त होता क्या है कि गैमेट्स में दोनों में से फ्रेंड्स कोई सिर्फ एक ही एली एंटर करता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे समझ में क्या आता है कि गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एलीज सेपरेट होते हैं, वो हमेशा एक साथ नहीं रहने वाले। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त वो सेपरेट होते हैं, और एक गैमेट में दोनों में से कोई एक ही एली एंटर कर पाता है। Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar, while a heterozygous one produce two kind of gametes, each having one allele with equal frequency. See friends, homozygous parent जिसके पास दोनों एलीज सेम है, तो अगर दोनों एलीज सेम है तो ऑफकोर्स सारे के सारे गैमेट सेम ही होने वाले हैं। सपोज एक होमोजाइगस पैरेंट है जिसके पास दोनों कैपिटल टी वाली और कैपिटल डी वाली जीन्स है,
जब इससे गैमेट बनेंगे, तो सपोज इससे 2 गैमेट बने, इसमें एक ये वाली कैपिटल टी जीन इसमें एंटर करेगी और दूसरी कैपिटल टी जीन यहाँ पे एंटर करेगी। दोनों भी गैमेट फ्रेंड्स कैपिटल टी वाले कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले हैं। दैट मीन्स होमोजाइगस पैरेंट जब गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो सारे के सारे सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था। और बट जब हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस यानी एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब हेट्रोजाइगस पैरेंट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो 2 अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे किसी सपोज इस पैरेंट ने 2 गैमेट प्रोड्यूस किए, एक में कैपिटल टी एंटर करेगा, दूसरे में स्मॉल टी, तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं। और क्या दोनों गैमेट फ्रेंड्स इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस हुए हैं? हाँ, यहाँ पे टोटल गैमेट कितने प्रोड्यूस हुए? 2, और 2 का हाफ क्या होता है फ्रेंड्स? 1, तो हाफ गैमेट कैपिटल टी और हाफ गैमेट स्मॉल टी, तो दोनों भी फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको याद रखना है, हेट्रोजाइगस में दोनों भी गैमेट इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होते हैं। एंड दिस इज फ्रेंड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे हम क्या बुलाते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कि एलीज एक साथ फ्रेंड्स, ये एलीज कभी एक साथ मिक्स नहीं होते, ओके, वो एक साथ तो रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, बट जब भी गैमेट बनेगा ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ओके, ये कभी भी एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकते। एंड दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फ्रेंड्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी पूरे यूनिवर्स में अब तक ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिला है जो इस लॉ को फॉल्स बता सके। ओके, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फ्रेंड्स क्या यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं? तो यस, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म पे ये लॉ अप्लाई होता है। बट सर क्या ये सेम बात लॉ ऑफ डोमिनेंस पे ट्रू है क्या? सो नो, लॉ ऑफ डोमिनेंस फ्रेंड्स ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों सर? तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो दोनों फ्रेंड्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शनल केस है, यानी वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे जो PYQ था वो भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड दिस हाउ फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड विद द सेकंड पॉइंट, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में ही कुछ एग्जांपल है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जो फ्रेंड्स मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते और एक्सेप्शनल केसेस है, ओके, उनकी भी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।